जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर्स को बता दिए थे और इन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे लिखना है उसको भी एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनके आंसर को जो है कैसे लिखना है इसको जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अब ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का वर्णन मांगा है, वर्णन का मतलब उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। तो पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन से हैं। ठीक है, या ऊर्जा के परंपरागत संसाधन का मतलब क्या है। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन का अर्थ है ऊर्जा के वे संसाधन जिनका हम पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करते चले आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। ध्यान देना, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका हम क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका उपयोग करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। जैसे आप देखेंगे तो कोयला का उपयोग बहुत पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कई पीढ़ियां बदल आई। कोयले का उपयोग आप देखेंगे तो अंग्रेजों के समय से चल रहा है, तो कई पीढ़ियां बदल गई। तो ये बताओ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया, तो इसे भी क्या कहेंगे, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। आप देखेंगे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ही चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसे भी हम लोग किसका नाम दे सकते हैं, ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन का अर्थ क्या है, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका उपयोग हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान देना, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन के लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे हम आपको बता दें, कोयला, कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के जमीन के भूपर्पटी के, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इसका भी उपयोग हम पीढ़ी दर पीढ़ी ही करते चले आ रहे हैं। पेट्रोलियम की बात करें, यह भी जो है भूमि की सतह के नीचे ही पाया जाता है, यह भी जीवाश्म ईंधन है। इसको भी ध्यान रखना, अगर जलाओगे आप तो बहुत जो है प्रदूषण निकलता है। ठीक, तो यह भी क्या है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन का ही एक भाग है। अगर आप बात करें प्राकृतिक गैस का, ठीक है, तो प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा का ही एक परंपरागत संसाधन है। ठीक है, यह भी एक जीवाश्म ईंधन ही है जो जमीन की सतह के नीचे पाई जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप देखिएगा विद्युत ऊर्जा भी, ध्यान रखना, एक परंपरागत संसाधन ही तो है जो अंग्रेजों के समय से चलती चली आ रही है। तो विद्युत ऊर्जा भी क्या है, एक परंपरागत संसाधन ही है। ठीक, यह भी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ठीक, और कई पीढ़ियों तक चलती चली जाएगी। तो ऊर्जा के वे सभी संसाधन जिनका उपयोग हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। ठीक, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में और भी कई ऊर्जा के परंपरागत संसाधन आते हैं। ठीक है, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी आती है। परमाणु ऊर्जा में आप देखेंगे तो यूरेनियम होता है, ठीक, जिसका उपयोग हम लोग विद्युत बनाने के लिए करते हैं। ठीक, इससे प्रदूषण तो बहुत कम होता है, लेकिन इसका प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। इसका जो प्रदूषण फैलता है वो रेडियो एक्टिव फैलता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, तो ऊर्जा का परंपरागत संसाधन क्या होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विकास की धैर्यता का क्या अर्थ है। अब विकास की धैर्यता का अर्थ क्या होता है, विकास की धैर्यता का मतलब यह है कि इस तरह से विकास करना कि जो वर्तमान समय में जिन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों की आवश्यकताओं को की तो पूर्ति कर ही सके, लेकिन अगर भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जिस चीज की आवश्यकता हो, इस विकास की वजह से उनको उस आवश्यकता को पूरा करने में अगर कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास की धैर्यता। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि अब हमें, मान लो पेट्रोल का तो उपयोग करना ही है, बहुत भारी मात्रा में हम लोग उपयोग करवे करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग उसी मात्रा में करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके, तो वो क्या कहलाता है, विकास की धैर्यता कहलाता है। तो विकास की धैर्यता का क्या मतलब है, विकास की धैर्यता का यही मतलब है कि इस तरह से विकास करना जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सके, अपितु भविष्य में जो पीढ़ियां आए उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास की धैर्यता। अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, विकास की धैर्यता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है कि वह उद्योग जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा उन वस्तुओं को सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन उद्योगों को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे साबुन हो गया, इसका उपयोग आप डेली नहाने के लिए यूज ही करते हैं। बल्ब हो गया, उसका उपयोग आप प्रतिदिन ही करते हैं। फोन हो गया, इसका उपयोग आप प्रतिदिन करते हैं। कपड़ा हो गया, इसका उपयोग आप प्रतिदिन करते हैं। खाने पीने की चीजें हो गई, इनका भी उपयोग आप प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, पुजारी और पंडित जी की बात करेंगे तो रोज लेके जो है अगरबत्ती जो है मंदिर में सुलगाने का काम जो है ये लोग भी प्रतिदिन ही करते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। कोई दिक्कत नहीं है, उपभोक्ता उद्योग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन
कीजिए। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ध्यान देना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? जैसे मान लो वर्षा ऋतु होती है, आपके द्वार पर ध्यान देना, मिट्टी-उट्टी रहती है, वो बह करके मिट्टी के पानी में क्या होती है? चली जाती है। मृदा अपरदन ध्यान रखना क्या होता है? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन ध्यान रखना कई प्रकार से हो सकता है, जैसे पहला जल द्वारा मृदा अपरदन। आप देखेंगे जिन इलाकों में बाढ़ आती है, बाढ़ क्या करती है? अपने साथ बहुत सी मिट्टी को बहा करके लेके चली जाती है, ठीक है? तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ द्वारा मृदा का अपरदन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बाढ़ आती है, ठीक है? तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ लेकर के आती है। तो जिन इलाकों में भारी होती है उन इलाकों से बहा करके लेके चली जाती है, और जिन इलाकों में हल्की होती है उन इलाकों में सारी मिट्टियों को फैला देती है। तो इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, क्योंकि एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे क्या हो गई? स्थानांतरित हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? जल द्वारा मृदा का अपरदन। वर्षा द्वारा मृदा का अपरदन, वर्षा की जब बूंदें गिरती है जमीन पर, तो वो भी क्या करती है? मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेके चली जाती है। आप देखेंगे जगह जगह जो है क्या करता है? खरोह मार देता है, ठीक है? जगह जगह जब खरोह मार देता है तो कुछ जो है अजीब अजीब तरीके की नालियां बन जाती है, पतली पतली, और उन नलिकाओं की धाराओं से होकर के पानी क्या होता है? बहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा के जल द्वारा मृदा का अपरदन। आप देखेंगे पवन द्वारा मृदा का अपरदन। अब पवन द्वारा मृदा का अपरदन कैसे होता है? ध्यान देना। तो जो हवा होती है गर्मी के समय में, गर्मी के मौसमों में जो देखते हैं आप, लू चलता है, बहुत तेजी के साथ गर्म हवाएं चलती हैं और बहुत ज्यादा मिट्टी को अपने साथ स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को क्या करती है? उड़ा करके ले जाती है। तो अतः मिट्टी का ध्यान देखिए, अतः ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का यहाँ पर भी क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पवन द्वारा मृदा का अपरदन या वायु द्वारा मृदा का अपरदन। अब ये मिट्टी बहुत दूरी तक नहीं जाती है ये कहीं बार में, लेकिन धीरे धीरे करके ये मिट्टी क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पवन द्वारा मृदा का अपरदन। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, एक कारण और होता है जिसे क्या कहते हैं? मानवीय कारण। तो मानव द्वारा मृदा का अपरदन। अब मानव द्वारा मृदा का अपरदन कैसे होता है? ध्यान देना। जब मानव जेसीबी लगा के कहीं से गड्ढा खोद करके वहां से बकोट करके मिट्टी निकाल करके कहाँ लाद दिया? डंपर में लाद दिया, टाली में लाद दिया, ठेला में लाद दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? और उसको जो है लाद करके वहां से ले जाके कहीं और ले जाके कुड़े दिया, तो बताओ वहां से मिट्टी निकली कि नहीं? तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मानव द्वारा मृदा का अपरदन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? भारत में आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो भारत में आयात निर्यात का मतलब क्या होता है? भारत में आयात का मतलब क्या होता है कि जब विदेशों से कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, जब विदेशों से खरीद करके उनको भारत में लाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत में आयात। जैसे मान लो कि हमें पेट्रोलियम की आवश्यकता है, तो पेट्रोल तो हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में है नहीं, तो हम विदेशों से ही उसको खरीदने के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहते हैं, अरब देशों पे निर्भर रहते हैं या रूस पर, ठीक है? तो इन जैसे देशों पे हम निर्भर रहते हैं उसको खरीदने के लिए। तो जब हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं? विदेशों से खरीद करके अपने देश में लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भारत में आयात कहते हैं। गैसें हैं, गैस को भी हम लोग विदेश से ही खरीद करके लेके आते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? भारत में क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे? भारत में निर्यात। तो भारत में निर्यात का मतलब क्या होता है कि जब हम भारत में किसी वस्तु को बना करके विदेशों में ले जाकर के बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भारत में निर्यात या भारत से निर्यात। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भारत में बनाई गई चीजों को हम विदेशों में ले जाकर के बेचेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? भारत से निर्यात। और जब हम विदेशों में बनी हुई वस्तुओं को खरीद करके भारत में लेकर के आएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? भारत में आयात। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखो, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं, कई तो हैं, निम्नलिखित हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि संसाधनों की वजह से जो कार्य हम महीनों में करते थे, उनको हम कुछ दिनों में ही कर डालते हैं। जैसे कि मान लो संसाधन की मदद से जो पोखरा मिल करके अगर खोदना है, गांव में कोई पोखरी खोदना है, तो उसको ध्यान रखना, जो 10 मजदूर मिल करके कम से कम 10 दिन में करेंगे, उसको एक जेसीबी जो है 1 दिन में खोद करके क्या कर देगी? तैयार कर देगी। तो संसाधनों से क्या हुआ? संसाधन की आप पहली विशेषता हुई कि नहीं, कि जो काम बहुत समय में होता था उसे हम लोग बहुत कम समय में कर लेते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि पहले जो गांव में खेत की जुताई होती थी वह बैल से की जाती थी, और लगभग 1 बीघा खेत को जोतने में 4 दिन का समय लगता था। अभी के समय में आप देखेंगे तो जो खेतों की जुताई होती है वो ट्रैक्टर से की जाती है, और लगभग 40 बीघा की जुताई 1 ही दिन में कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 बीघा की जुताई के लिए जब बैल से जुताई की जाती थी तो 4 दिन का समय लगता था। अभी ट्रैक्टर से जब जुताई की जा रही है तो 40 बीघा खेत की जुताई 1 ही दिन में कर दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि संसाधनों की विशेषता कितनी अधिक है, कि जो काम हम बहुत समय में करते थे, संसाधनों के आने की वजह से उन कार्यों को हम बहुत कम समय में क्या कर ले रहे हैं? कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक,
अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में यदि किसी के घर का कोई व्यक्ति बाहर जाकर के क्या कर रहा है, कमा रहा है, तो उसकी हाल-चाल लेने के लिए लोग क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे लिख करके और वो चिट्ठी उसके यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते लगभग 2 महीना लग जाता था, 3 महीना लग जाता था, ठीक? और फिर जब वहाँ से वो व्यक्ति संदेश लिखता था, तो कितना समय हो जाता था? लगभग 6 महीना हो जाता था उस संदेश को वापस आने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई चिट्ठी लिखी गई तो उसका जवाब मिलेगा कितने समय में? आज लिखी गई तो 6 महीना बाद उसका क्या मिलता था? जवाब मिलता था। तो ये सोच सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो संसाधनों के विकास की वजह से मोबाइल फ़ोन आ गया। अभी आपको ज्यों आपको हाल-चाल लेना है, तुरंत फ़ोन मिलाइए, हाल-चाल आपको मिल जाएगी। आपको व्यक्ति का चेहरा देखना है तो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उससे व्यक्ति को हूबहू देख सकते हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं, जो संसाधनों की विकास की वजह से जो है क्या हुआ, उनमें बहुत ही क्या हुई है, तेज़ी हुई है। जिन कार्यों को करने में बहुत समय लगता था, ठीक है? उन कार्यों को अब कुछ मिनटों, कुछ घंटों एवं कुछ सेकंडों में भी किया जा सकता है। ये क्या है, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। तो आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी भी चीज़ें समझाई होंगी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।